नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग नवंबर माह के महत्वपूर्ण बिहार समसामयिक को देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैनल पर जनवरी से अक्टूबर तक का महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर का समसामयिक घटना अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। बक्सर में सीमेंट फैक्ट्री खुलेगी, तो ध्यान रखना है कि बिहार में कहां पर एक नया सीमेंट फैक्ट्री खुलने जा रहा है, तो बक्सर में। यहां पर एक नीति के बारे में बताया गया है, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023। तो ध्यान रखना है कि बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी कब आई थी, तो 2023 में। गांधी मैदान में सरस मेला का आयोजन 12 से 26 दिसंबर तक। तो सरस मेला का आयोजन कहां हो रहा है, तो पटना के गांधी मैदान में। मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता, तो पर्यटन विभाग बिहार सरकार का है। तो ध्यान रखना है कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता पर्यटन विभाग बिहार सरकार। यहां पर एक योजना के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि सूबे के 13 जिलों की 2.25 लाख किशोरियां शारीरिक रूप से कमजोर हैं। किशोरी बालिका योजना अभी 13 जिलों में चल रही है। इन जिलों में उन किशोरियों को ICDS से जोड़ा गया है जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन्हें दवा के साथ इसके शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार भी दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग किशोरी बालिका योजना के बारे में। तो ध्यान रखना है कि बिहार सरकार की योजना है किशोरी बालिका योजना, जो वर्तमान में 13 जिलों में चल रही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में ICDS ने की थी। ध्यान रखना कि योजना कौन कर रहा है, तो ICDS इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इसमें 14 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों को जोड़ा गया है। 14 से 18 वर्ष। इन बालिकाओं को पोषण पद के साथ गैर पोषण मद का भी लाभ दिया जाता है। तो पोषण मद है यह, पोषण मद के साथ गैर पोषण मद का लाभ दिया जाता है। इसके साथ ही किशोरा अवस्था में उनकी शारीरिक जरूरतों को देखते हुए पौष्टिक खाना दिया जाता है। अभी यह राज्य के 13 जिलों में चल रहा है। इसमें पटना, अररिया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर मिला के 13 जिला शामिल है। पोषण पद सभी किशोरियों को माह के 25 दिनों तक पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें पौष्टिक खाना के साथ फल आदि शामिल है। गैर पोषण पद में तो इसके तहत किशोरियों को आयरन और फॉलिक एसिड, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिक्षा, किशोरियों की माहवारी प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ चल रहे, तो आइए देखते हैं इसको। पटना, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी में योजना भी चल रही है। तो एक दो बार इसको देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोग ऑप्शन से छांट सकते हैं। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनेगा। तो पीरपैंती भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनेगा। यहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयां बनेगी। याद रखना है कि यहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी। NTPC ने निर्माण में जताई है अनिच्छा। तो NTPC इसको निर्माण को लेकर अनिच्छुक है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में पीरपैंती के लिए 21,400 करोड़ आवंटन कर दिया है। तो कितनी धनराशि आवंटित किया गया है इसके लिए, 21,400 करोड़। मोहम्मद मंजूर बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल के जज नियुक्त किए गए हैं। तो ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत भातगांव पंचायत के नेमुगुड़ी निवासी मोहम्मद मंजूर आलम को बिहार सरकार ने बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के जज के पद पर नियुक्त किया है। तो बस ध्यान रखना है कि किशनगंज के मोहम्मद मंजूर आलम को बिहार सरकार ने बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल के पद पर नियुक्त किया है। गोवा की तर्ज पर कचरा प्रबंधन का मॉडल विकसित करेगा BAU। तो ध्यान रखना है कि किसके तर्ज पर BAU कचरा प्रबंधन मॉडल विकसित कर रहा है, तो गोवा की तर्ज पर। PM मोदी 13 को दरभंगा एम्स का करेंगे शिलान्यास। तो ध्यान रखना है 13 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। पटना के बाद यह राज्य का दूसरा एम्स होगा। और जानने वाली बात यह है कि बिहार उत्तर प्रदेश के बाद ऐसा राज्य है जहां पर 2 एम्स है।
इससे पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 एम्स था, बिहार दूसरा राज्य बना है। लगभग 1700 करोड़ की राशि से दरभंगा एम्स का निर्माण होगा। 2019-20 में दरभंगा में एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दरभंगा के शोभन में 189 एकड़ में बनेगा यह एम्स। तो ध्यान रखना है दरभंगा में कहां पर बन रहा है, तो शोभन में बन रहा है। और आईआईटी दिल्ली ने एम्स का डिजाइन तैयार किया है। तो इस एम्स का डिजाइन कौन तैयार किया है, तो आईआईटी दिल्ली। समस्तीपुर के वैभव का चयन अंडर 19 एशिया कप में, तो बस ध्यान रखना है कि समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी, जिनका चयन अंडर 19 एशिया कप के लिए किया गया है। सूबे में बनेगा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। बिहार में जल्द ही जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन होगा। 3 सदस्य जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक तकनीकी सदस्य और राज्य के कोटे से नियुक्त होगा। तो ध्यान रखना है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल 3 सदस्य होता है, जिसमें से एक तकनीकी सदस्य जो कि राज्य के कोटे से नियुक्त होगा। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी से संबंधित विवादों को अपील स्तर पर हल करने के लिए गठित एक विशेष प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीएसटी कानूनों के तहत दूसरी अपील का मंच है और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला आम मंच है। यह विवाद निवारण में एकरूपता और मामलों के जल्द समाधान को सुनिश्चित करने के लिए है। जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल की संरचना को जानते हैं हम लोग। जीएसटी अपील ट्रिब्यूनल की संरचना में नई दिल्ली स्थित एक राष्ट्रपीठ शामिल है, जिसके अध्यक्ष या प्रमुख एक न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य शामिल है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा, जिनमें से एक राज्य से और दूसरा केंद्र से होगा। 2 न्यायिक सदस्यों, एक तकनीकी सदस्य केंद्र और एक तकनीकी सदस्य राज्य से मिलकर तकनीकी सदस्य राज्य से मिलकर बनी राज्यपीठ भी होगी। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या है यह ट्रिब्यूनल। तो बिहार में आप लोग को ऐसा पता है कि राजगीर में हॉकी का मैच हुआ है, महिला हॉकी का। तो यह कौन कौन देश यहां पे पार्टिसिपेट किए थे, तो भारत, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया। और भारत ने चाइना को हराकर विजय बना है भारत। और यह कब से कब तक आयोजित किया गया था, 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। ऐसे इसका डिटेल वीडियो पहले के करंट अफेयर्स में बताया जा चुका है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का देहावसान। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। शारदा सिन्हा का सेप्टिसीमिया के कारण रिफ्रैक्टरी शॉक के चलते निधन हो गया। बीमारी इनको हुआ था सेप्टिसीमिया, उन्हीं के कारण इनका मौत हुआ है। वह पिछले 7 वर्षों से मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थी। इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था और यह इनका जन्म स्थान है हुलास, राघोपुर, सुपौल। ध्यान रखना है कि कहां की रहने वाली थी, हुलास, राघोपुर, सुपौल की। और इनका ससुराल बेगूसराय के सिम्हा गांव में पड़ता था। पति का नाम था स्वर्ग डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा। अब इनके कुछ सम्मान देखते हैं। इनको पद्मश्री 1991 में मिला हुआ है, पद्म भूषण 2018 में। तो महत्वपूर्ण है यह, पद्म भूषण इनको कब मिला है, तो 2018 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला हुआ है। सूबे का सबसे बड़ा बैंक होगा बिहार राज्य ग्रामीण बैंक। बिहार का सबसे बड़ा बैंक ग्रामीण बैंक होगा। राज्य के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है, उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक की ओर से प्रायोजित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ होगा। तो ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कौन प्रायोजित करता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को पंजाब नेशनल बैंक। और दोनों का विलय होगा और उसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा। इससे एकीकृत बिहार राज्य ग्रामीण बैंक जो होगा वह सूबे का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा और यह सभी 38 जिलों में संचालित होगा। बिहार में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक अब तक सबसे अधिक बैंक शाखाओं में
सबसे बड़ा बैंक था, जबकि ग्रामीण बैंकों के विलय से ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। बिहार में होगी महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती। बिहार के किसान अब महाराष्ट्र की तरह गन्ने की उन्नत खेती कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। तो गन्ना यांत्रिकरण योजना किस राज्य सरकार की है? बिहार की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह को 70% या अधिकतम 90 लाख तक अनुदान मिलेगा। 70% जो कि अधिकतम 90 लाख रुपया तक हो सकता है। बिहार में गन्ना किसान अब तक परंपरागत तरीके से खेती करते थे। यांत्रिकरण योजना से खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ेगा। इससे गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि होगी। 90 लाख की सब्सिडी। व्यक्तिगत किसानों को यंत्र पर 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं SC ST वर्ग के आवेदकों को यंत्रों के मूल्य का 60% अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह के वर्ग ए को 70% या अधिकतम 8,05,500 रुपया अनुदान मिलेगा। किसान समूह के वर्ग बी को अधिकतम 23,489 लाख और वर्ग सी को अधिकतम 90.68 लाख अनुदान मिलेगा। वह 23.489 लाख था। ग्रुप बी को अधिकतम 23.489 लाख और वर्ग सी को अधिकतम 90.68 लाख था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वह है कि सब्सिडी कितना दिया जाएगा और योजना का नाम आप लोग ध्यान रखिए। मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा। 5 सितारा होटल भी बनेगा। राजेंद्र नगर में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कराएगा। तो ध्यान रखना है कि निर्माण कौन करवा रहा है? पुनर्निर्माण तो BCCI करवा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 सालों के लिए BCCI को लीज पर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत बुधवार को खेल विभाग और BCCI से संबंध बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच करार हुआ है। AMU पर BCA के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी और खेल निर्देशक महेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किए हैं। स्टेडियम परिसर में 5 सितारा होटल का भी निर्माण किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस स्टेडियम में 40,000 लोग बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण पर 700 करोड़ खर्च होंगे। बिहार में महिला अनुपात कमा, भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान का आदेश। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में बेटियों की तादाद प्रति 1,882 रह गई है, जो वर्ष 2022-23 में प्रति 1,894 और 21-22 में 914 थी। लगातार कई जिलों में बेटियों की संख्या में कमी पाई गई है। यह गंभीर समस्या है। और यहां है 8 जिलों में पिछले साल से अधिक सुधार। सूबे के 8 जिले ऐसे मिले हैं जहां प्रति 1000 बेटियों की संख्या में पिछले साल की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है। इन जिलों में भागलपुर शामिल है। भागलपुर में प्रति 1000 8 बेटियां बढ़ी हैं। पिछले साल यहां का लिंगानुपात 917 था, जो अब बढ़कर 925 हो गया है। इसके अलावा किशनगंज, मधुबनी, रोहतास, सिवान में भी यह लिंगानुपात बढ़ा है। राज्य के 19 जिलों में 183 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी। सूबे में सतही सिंचाई योजना पर तेजी से काम होगा। इसके तहत सूबे की 183 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह सारी योजनाएं जल जीवन हरियाली योजना के तहत स्वीकृत की गई है। तो इसको जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। अगले साल मार्च के पहले यह क्रियान्वित होगी। इसके क्रियान्वयन में नाबार्ड बिहार की मदद करेगा। इन योजनाओं का चयन 19 जिलों के लिए किया गया है। तो 19 जिला के लिए किया गया और 183 है, ध्यान रखना है। और कौन करेगा? तो नाबार्ड करेगा बिहार की मदद। विभाग के अनुसार 19 जिलों के लिए योजनाओं पर 213 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। पहले चरण में 4 जबकि दूसरे चरण में 15 जिले शामिल है। तो ध्यान रखना है कि पहले चरण में इसके लिए 4 जिलों को शामिल किया गया है और दूसरे चरण में 15 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। लघु जल संसाधन विभाग के तहत इस समय पूरे प्रदेश में जल जीवन हरियाली योजना पर काम हो रहा है। तो जल जीवन हरियाली अभियान
बिहार का कौन विभाग चला रहा है? तो लघु जल संसाधन विभाग, इसके अंतर्गत यह काम हो रहा है। 3 जलाशयों को रामसर घोषित करने का प्रस्ताव। तो राज्य सरकार ने सूबे के 3 जलाशयों उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल को रामसर के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। तो ये तीनों का नाम याद रखिए, उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल। तो उदयपुर पश्चिम चंपारण में है, गोगाबिल कटिहार में है और गोकुल मुझे भी ध्यान में नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, इसके लिए माफी चाहता हूं। उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल जलाशय बनेगा रामसर। 4 वर्षों में प्रदेश के 3 स्थानों को रामसर के रूप में घोषित किया गया है। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि राज्य के 5 महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि सरोतर झील मोतिहारी, नरसन चौर तिरहुत, मोनीकामन तिरहुत, सुनकी सुइया भागर भोजपुर, कढ़ियो चौर बेगूसराय को रामसर साइट घोषित करने के लिए जल्द कार्रवाई का निर्देश किया गया है। अभी यह रामसर साइट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन यहां बिहार सरकार इसको रामसर घोषित करने के लिए लगी हुई है। तो सबका नाम याद रखिए कि कौन सा कहां पर है। कांवरताल आर्द्र भूमि 2020 में, जबकि इस 2024 में जमुई जिला स्थित नागी और नकटी पक्षी आश्रयों को रामसर के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो वर्तमान में बिहार में 3 रामसर साइट है, एक कांवर झील बेगूसराय और नागी नकटी जमुई। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन निगम 2017 के अनुसार राज्य के 12 जिलों में अवस्थित प्रमुख 88 आर्द्र भूमियों का संक्षिप्त दस्तावेज स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। तो ध्यान रखना है कि बिहार के 12 जिलों में 88 आर्द्र भूमि है जिसका स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। आने वाले समय में इन्हें प्रबंधन योजना के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने बिहार राज्य आर्द्र भूमि शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। बिहार राज्य आर्द्र भूमि शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी। इसी तरह बिहार के संरक्षण एवं उनके आसपास जन जागरूकता लाने के लिए 680 वेटलैंड मित्र बनाए गए हैं तथा उनको राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। एक महत्वपूर्ण खबर है यह। तैराकी में पल्लवी साहू और गौरव बने विजेता। 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता जनार्दन घाट से लॉ कॉलेज घाट तक आयोजित की गई है, पटना में आयोजित हुआ है। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और गंगा नदी के जल में अपनी तैराकी कौशल का प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में लगभग 50 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष वर्ग में गौरव कावेरी जो कि पश्चिम बंगाल के हैं तो विजेता बने हैं। वहीं बालिका वर्ग में प्राची पल्लवी साहू जो कि बिहार की हैं प्रथम विजेता बनी हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम और बियाडा बने साझेदार। गया औद्योगिक पार्क के विकास की गति तेज होगी। गया के डोभी में बन रहे औद्योगिक पार्क के विकास की गति तेज होगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम, बियाडा और उद्योग विभाग मिलकर इसे विकसित करेगा। तो कौन कौन मिलकर विकसित करने वाला है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम, बियाडा और उद्योग विभाग मिलकर इसे विकसित करेगा। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को अगले 4 साल में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मंगलवार को राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम NICDC और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के बीच शेयरधारक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा NICDC और उद्योग विभाग के बीच राज्य समर्थन समझौता पत्र पर भी हस्ताक्षर हुआ है। डोभी में बन रहा औद्योगिक पार्क अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह कि डोभी में जो औद्योगिक पार्क बन रहा है किस कॉरिडोर का हिस्सा है? तो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का। विकास भी और विरासत भी की तर्ज पर गया को औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समझौते के बाद डोभी IMC के विकास के लिए एक विशेष बोर्ड SPV का गठन होगा। एक विशेष बोर्ड का भी गठन होने जा रहा है। हाजीपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर, पटना तीसरे स्थान पर। तो आइए जानते हैं किसका रिपोर्ट है यह। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से 260 शहरों की रिपोर्ट जारी की गई है। भारत के सबसे अधिक 6 प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 शामिल हैं। तो भारत के 6 प्रदूषित शहरों में बिहार से 4 शामिल हैं।
हाजीपुर की हवा देश भर के शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित है। यहाँ की हवा जहरीली हो गई है। हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 433 पहुंच गया है, जिसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। वहीं पटना, राजगीर और सहरसा की हवा भी बहुत खराब है। सूबे में हवा की गुणवत्ता खराब से गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है। खराब से गंभीर श्रेणी तक। राज्य के 2 शहर दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित हैं, जबकि 12 शहरों की हवा प्रदूषित हो चुकी है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण परिषद की 260 शहरों की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सबसे अधिक प्रदूषित शहर हाजीपुर है। वहीं दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर पटना है। पहले स्थान पर हाजीपुर, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ और तीसरे स्थान पर पटना है। वहीं चौथे पर दिल्ली, 5वें पर सहरसा, 6ठे पर राजगीर रहा है। देश भर के शीर्ष 6 प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 शहर शामिल हैं। प्रधानमंत्री आज दरभंगा एम्स का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। पटना के बाद यह राज्य का दूसरा एम्स होगा। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का यह दूसरा बिहार दौरा है। हालांकि इस कार्यक्रम के 2 दिन बाद ही पीएम जमुई आ रहे हैं। 15 नवंबर को वे जमुई से हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हुई है, तो यह चारों विधानसभा सीट हम लोग देख लेते हैं। बिहार में राजनीतिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। राज्य की 4 विधानसभा सीट तरारी, भोजपुर, रामगढ़, कैमूर और गया जिले की इमामगंज एवं बेलागंज में उपचुनाव को लेकर मतदान होगा और परिणाम 23 नवंबर को आएगा। तो कहां कहां पर हो रहा है चुनाव, उपचुनाव? तो तरारी, भोजपुर, रामगढ़, कैमूर, इमामगंज और बेलागंज, गया, चारों सीट का नाम ध्यान रखिए। सोनपुर मेला आज से विदेशी मेहमानों के लिए बने हैं स्विस कॉटेज। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। 14 दिसंबर इसका समापन होगा। तो 13 नवंबर से सोनपुर मेला का शुरुआत हो गया है और 14 दिसंबर इसका समापन हो जाएगा। विदेशी मेहमानों के लिए 6 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं। मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मिथिला पेंटिंग में मिलेगी कोहबर की झलक। राज्य के 65 कलाकार करेंगे कोहबर का प्रदर्शन। 15 से 17 नवंबर तक पेंटिंग प्रदर्शनी में कई कलाकार शामिल होंगे। तो ध्यान रखना है कि पेंटिंग का प्रदर्शनी आयोजित होगा पटना में और इसमें मिथिला पेंटिंग में अब कोहबर की झलक दिखेगी। मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र मधुबनी, दरभंगा से जुड़ी हुई पेंटिंग है। एनटीपीसी को जमीन सौंपने को तैयारी तेज। केंद्र टीम ने किया स्थल का निरीक्षण। पीरपैंती थर्मल प्लांट के लिए 1000 एकड़ भूमि एनटीपीसी को दी जाएगी। कितनी भूमि? तो 1000 एकड़ की भूमि। वर्ष 2006 में परियोजना के लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू की थी। परियोजना की कवायद थी 2006 में ही शुरू हुआ है, अब जाके इसको मंजूरी मिला है। यहाँ 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनने वाला है, 800 का 3, पहले भी बताया है मैंने। सोनपुर मेले के विकास को हरिहर नाथ कॉरिडोर बनेगा। तो हरिहर नाथ कॉरिडोर बनने वाला है कहां पर? तो सोनपुर मेला के लिए। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले का शुरुआत 13 नवंबर से हो चुका है। उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सोनपुर मेले के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बाबा हरिहर नाथ के नाम पर कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर में कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है और उसी तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर भी बनेगा। सोनपुर में 32 दिवसीय हरिहर क्षेत्र मेले का आगाज। कॉरिडोर के लिए जल्द बनेगी कार्य योजना। कतर के प्रतिनिधियों ने शिक्षा प्रणाली को सराहा है। तो ध्यान रखना कि कतर के प्रतिनिधियों ने बिहार के शिक्षा प्रणाली को सराहा है। एजुकेशन एवं ऑल संगठन दोहा कतर के प्रतिनिधियों ने बिहार के सरकारी स्कूलों में परियोजना आधारित शिक्षा प्रणाली की सराहना की है। दरअसल हाल ही में बिहार की शिक्षा प्रणाली और शिक्षण व्यवस्था को देखने और समझने के लिए दोहा से प्रतिनिधि बिहार आए थे। प्रतिनिधियों ने लखीसराय, पटना, वैशाली जिले के सरकारी स्कूलों का दौरा किया है। कहां के? तो लखीसराय, पटना और वैशाली का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं को देखा और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग
के तहत छात्रों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। मिथिला के पर्यटन स्थल विकसित होंगे। राज्य के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि मिथिला के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। सूबे के 5 लाख लोग चमड़ा उद्योग में कर रहे हैं काम। चमड़ा उद्योग में रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर है। तो याद रखना है कि चमड़ा उद्योग के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे भारत में तीसरे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है, जहां इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर हुए अब तक के निबंधन से यह बात सामने आई है। सबसे कम सीभर के 3650 कामगार इस क्षेत्र में हैं और पटना में सबसे अधिक 24,000। तो चमड़ा क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक सबसे अधिक पटना क्षेत्र में है और सबसे कम सीभर में है। सॉरी। पीएम आज जमुई में करेंगे योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर यानी शुक्रवार को जमुई आएंगे। वे जमुई के बोलोपुर में क्यूल नदी के तट पर जनजातीय गौरव उत्सव का उद्घाटन करेंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह। आने वाले किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन 100% पूछेगा। उक्त जानकारी भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पीएम मोदी तय कार्यक्रम के तहत 6600 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी कर उन्हें नमन करेंगे। मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना। तो बिहार सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना। भूमिहीन खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी 1-1 लाख। तो आइए जानते हैं। राज्य के भूमिहीन लोग भी अब जमीन खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने उन्हें 1-1 लाख रुपए देगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री गृह स्थल कार्य सहायता योजना 2024 को मंजूरी दी गई है। योजना का नाम याद रखिए, मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना। बिहार सरकार की योजना है मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना। इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को जमीन खरीद के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके तहत कितना पैसा मिलेगा? तो 1 लाख रुपए की भूमिहीनों को। इस राशि से वह न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। वर्तमान में सरकार वास भूमि विहीन परिवारों को 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध करा रही है, लेकिन इस योजना के तहत 3 डिसमिल तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सूर्य घर योजना मॉडल को पीएम मोदी ने सराहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में क्रियान्वित सूर्य घर योजना के मॉडल को देखा। प्रधानमंत्री ने बिहार के सूर्य घर योजना मॉडल की सराहना की है। जीविका की तमाम जानकारी स्मार्ट डीडी ऐप से मिलेगी। जीविका की तमाम जानकारी ऑनलाइन रूप से स्मार्ट डीडी ऐप से मिलेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नाम याद रखना है कि जीविका दीदियों की जो सारी जानकारी हमें स्मार्ट डीडी ऐप से मिलेगी। गन्ना कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए पोर्टल का हुआ शुभारंभ। तो गन्ना कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए भी एक पोर्टल बना है। डाक प्रदर्शनी में दिखेगा 250 वर्ष पुराना ताम्र टिकट। पटना में डाक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। 250 वर्ष पुराना 2 आने का कॉपर टिकट को देखने का मौका पटना वासियों को मिलेगा। डाक विभाग की ओर से ज्ञान भवन में प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यह कॉपर टिकट, ताम्र टिकट जबलपुर से लाया जाएगा। और यह प्रदर्शनी कब हो रही है? तो 28 नवंबर को। पटना जीपीओ की ओर से 2011 के बाद डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2011 में ऐसी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। पटना से जारी हुआ ताम्र टिकट 31 मार्च 1774 को
विश्व का सबसे पहला कॉपर टिकट पटना से जारी किया गया था। यह न्यूज जो है इससे पहले भी मैंने एक दो बार कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह एग्जाम में क्वेश्चन रूप में देखा जा सकेगा। तो पटना से जारी हुआ था पहला ताम्र टिकट। विश्व का पहला टिकट पटना जारी हुआ था। तो कब? 31 मार्च 1774 को पहला कॉपर टिकट पटना से जारी किया गया था। यह लॉर्ड हेस्टिंग ने जारी किया था। कौन जारी किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि उन्हीं का कार्यकाल है। 1774 उन्हीं के कार्यकाल के समय का है। और इसका नाम जो था उस समय अजीमाबाद एकनी और अजीमाबाद दुअन्नी था। इस टिकट का नाम अजीमाबाद एकनी और अजीमाबाद दुअन्नी था। इंद्रधनुष में जुटेंगे कई राज्य के 400 लोक कलाकार। तो पूछेगा आपसे कि इंद्रधनुष क्या है? तो एक लोक कलाकारों का सम्मेलन है जो कि 400 से अधिक यहाँ कलाकार इंद्रधनुष में या पटना में आयोजित किया जाएगा। इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन पटना के राजकीय प्रेमचंद रंगशाला में 22 से 24 तक होगा। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से यह आयोजन करेगा। एशियन विकास बैंक की मदद से 5 सड़कें बनेंगे। तो ध्यान रखना है कि बिहार में अभी 5 सड़क बनाएगा जो कि एडीबी की मदद से बनने वाला है। बिहार राज्य पथ निगम की ओर से 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस मद में 2900 करोड़ खर्च होंगे। 225 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण एशियन विकास बैंक की मदद से होगा। ज्ञान की भूमि नालंदा में बनेगा कॉरिडोर। इससे पहले हम लोग ने हरिहर नाथ कॉरिडोर देखा, बनने वाला है। और नालंदा में भी अब कॉरिडोर बनेगा, जो कि ये बातें नालंदा ज्ञान कुंभ में कही गई है। तो नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन नालंदा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में रविवार को नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का उद्घाटन करते उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद वो अन्य थे। तो ज्ञान कुंभ नालंदा में आयोजित हुआ है और नालंदा में जो है कॉरिडोर बनने वाला है। बिहार के 60 साल पहले अमेरिका गई 113 मिथिला पेंटिंग वापस आएगी। तो ध्यान रखना है कि बिहार से जो 60 साल पहले 113 मिथिला पेंटिंग अमेरिका चली गई थी वो वापस आ रही है। डाक प्रदर्शनी में देश भर के 10,000 स्टाम्प दिखेंगे। अभी तक महात्मा गांधी पर सबसे ज्यादा डाक टिकट जारी किया गया। तो एक फैक्ट है यहां पर कि अभी तक सबसे ज्यादा डाक टिकट किस व्यक्ति पर जारी किया गया है? तो महात्मा गांधी पर जारी किया गया है। 28 से 30 नवंबर तक लगने वाली राज्य डाक प्रदर्शनी का आयोजन ज्ञान भवन में किया जा रहा है। बिहार में इस साल 216 बाल हितैषी पंचायतें होंगी। तो बिहार में इस वर्ष 216 बाल हितैषी पंचायतें होंगी। बिहार में वित्त वर्ष 2024-25 में 216 ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पंचायत पर कार्य करने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में यह 4 गुना बढ़ेगा। बाल हितैषी ग्राम पंचायत के लिए कुल 87 संकेतक निर्धारित हैं। इनमें 43 संकेतक अनिवार्य हैं। लक्ष्य पाने के लिए पंचायती राज विभाग और यूनिसेफ प्रयास कर रहा है। योजना किसकी है? तो पंचायती राज विभाग और यूनिसेफ मिलकर कर रहा है। इससे सतत विकास लक्ष्य का थीम 3 बाल हितैषी पंचायत को बिहार में सफल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई है। बिहार के 15 जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सुपौल और पश्चिम चंपारण में बाल हितैषी विषय पर प्रशिक्षण नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना कभी बिहार के 15 जिला में इसका प्रशिक्षण नहीं हुआ है। बस 15 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। सब डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना मुश्किल होगा। केंद्र से मैथिली को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देने का अनुरोध। तो बिहार सरकार ने अनुरोध किया है कि मैथिली को भी शास्त्र भाषा का दर्जा दिया जाए। बिहार ने केंद्र सरकार से मैथिली भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मैथिली का इतिहास 2000 वर्षों से अधिक पुराना है। प्राचीन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयुक्त मैथिली लिपि इसकी स्वतंत्र उत्पत्ति को रेखांकित करती है, जो कई अन्य भाषाओं से पुरानी है। इसके अलावा मैथिली में ऐतिहासिक गहराई है।
भाषाई अध्ययन से पुष्टि होती है कि मैथिली का इतिहास 2000 वर्षों से अधिक पुराना है, जो ऋग्वेद युग से जुड़ा हुआ था। याद रखना है कि मैथिली भाषा का जो इतिहास है वह ऋग्वेद युग तक जाता है। महिला हॉकी, भारत तीसरी बार विजेता। बिहार एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की यह तीसरी खिताबी जीत है। इससे पहले भारत ने 2016 में सिंगापुर में चीन को हराकर और 2023 में रांची में जापान को हराकर यह खिताब जीता था। दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर ड्रैगन को मात दी है। तो एकमात्र गोल दीपिका ने किया है। इस तरह जापान तीसरे और मलेशिया चौथे स्थान पर रहा है। कोरिया 5वें, तो थाईलैंड को अंतिम स्थान से संतोष करना पड़ा है। टूर्नामेंट के 14 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरा मौका था जब फाइनल में भारत और चीन आमने सामने थे। इससे पहले सिंगापुर में 2016 में खेले गए फाइनल मुकाबले में भी भारत ने चीन को 2-1 से हराया था। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2010 में 4 टीमों के साथ हुई थी। तो ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत 4 टीमों में 2010 से हुई थी। इसके बारे में डिटेल क्वेश्चन आपसे आने की संभावना है, क्योंकि बिहार में इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय मुकाबला पहली बार आयोजित किया गया है। बिहार में 70 पार के 40 लाख बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। राज्य में 70 साल से अधिक उम्र के लगभग 40 लाख लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेगा। तो इसका नाम रखा गया है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 29 अक्टूबर को शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना है कि यह जो वृद्धों से रिलेटेड है, जो 70 वर्ष से अधिक को जोड़ा गया है, यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 29 अक्टूबर को शुरू की गई। राज्य के 40 लाख बुजुर्गों का वय वंदना कार्ड जल्द बना दिया जाएगा। बजिका समेत 5 भाषाओं का मनाया जाएगा महोत्सव। बजिका समेत बिहार की 5 भाषाओं का महोत्सव मनाया जाएगा। कला संस्कृति विभाग ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं। मुजफ्फरपुर में पहली बार बजिका महोत्सव होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बजिका का संबंध मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में बजिका, भागलपुर में अंगिका, नवादा में मगही, आरा में भोजपुरी और दरभंगा में मैथिली का महोत्सव मनाया जाएगा। बिहार के 3 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में रोजी रोजगार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद देश में बिहार दूसरे पायदान पर है, जहां लोग इतनी संख्या में असंगठित क्षेत्र में रोजी रोजगार कर रहे हैं। राज्य में सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ लोग लगे हुए हैं। तो बिहार में सबसे अधिक रोजगार जो काम कर रहे हैं श्रमिक कृषि क्षेत्र में है। कुल कामगारों में 56.75% महिला है, तो 43.25% पुरुष कामगार हैं। और कामगार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में बिहार दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शक बैठ सकेंगे। तो राजगीर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 72,843 वर्ग मीटर भूखंड पर किया जा रहा है और इस स्टेडियम में 40,000 दर्शक बैठ सकेंगे। तो ध्यान रखना है कि बिहार में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है, तो राजगीर में, और एग्जैक्ट लोकेशन है नीमा गांव, राजगीर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकेगी जीविका की जेंडर फोरम। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के 8,000 पंचायतों में जेंडर फोरम का गठन किया जाएगा। यह फोरम घरेलू हिंसा, बाल लिंगानुपात, बाल विवाह रोकने का काम करेगी। इसे जीविका दीदी
अधिकार केंद्र द्वारा संचालन किया जाएगा। बता दें कि राज्य के 174 प्रखंडों में जीविका दीदी अधिकार केंद्र कार्यरत है। फोरम पंचायत स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाओं को रोकने में काम करेगी। जेंडर फोरम द्वारा लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए चेतना अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 25 नवंबर से होगी। यह चेतना अभियान की शुरुआत कब हो रही है? 25 नवंबर से। एक माह तक चलने वाले अभियान का समापन 23 दिसंबर को होगा। जेंडर फोरम के अध्यक्ष पंचायत के मुखिया होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंचायत के मुखिया। जीपीओ में देश के पहले डाक टिकट की प्रतिकृति लगी। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब डाक टिकट की प्रतिकृति पटना जीपीओ में लगाई गई है। यह ताम्र डाक टिकट को पटना से ही 31 मार्च 1774 में पटना तत्कालीन आजिमाबाद से ही लागू किया गया था। इसका लोकार्पण बिहार सर्किल के चीफ पोस्टर मास्टर जनरल अनिल कुमार ने की है। विश्व का पहला डाक टिकट पटना से जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि इस ताम्र डाक टिकट पर 250 साल पहले यानी 31 मार्च 1774 को जारी किया गया था टिकट, और 28 से 30 नवंबर तक आयोजित हो रही है राज्य डाक प्रदर्शनी पटना में। राज्य की 31 लाख जीविका दीदियां बनी लखपति। तो राज्य की 31 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी के रूप में चिन्हित की गई है। इनकी सालाना आमदनी 1 लाख या उससे अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जीविका के तहत लखपति दीदियों की संख्या में बिहार सबसे ज्यादा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जीविका के तहत जो है लखपति दीदियों की संख्या में बिहार पूरे भारत में पहले पायदान पर है। बिहार पहला राज्य है जहां पर 31 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति बनी है। बता दें कि केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कृषि, गैर कृषि और सेवा आधारित गतिविधियां शामिल है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। महिलाओं को खेती, पशुपालन, छोटे व्यवसाय से जोड़ा गया है। उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार का सृजन और अस्थायी विकास के प्रति जागरूक किया गया है। बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़ा। जैसा कि मैंने बात किया पहले कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और वहां पर आइए दलगत स्थिति को अब देखते हैं। वर्तमान में 4 सीटों के किसका जीत हुआ और क्या अब दलगत स्थिति बनी है बिहार में। तो 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने बिहार में एनडीए को और विस्तार दिया है। बिहार विधानसभा में अगर वर्तमान आंकड़े की बात करें, एनडीए का आंकड़ा 137 हो चुका है, वही विपक्षी खेमे के विधायकों की संख्या 106 है। आइए देखते हैं। भाजपा 80 सीट। तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन बन गई है? भाजपा 80 सीट, राजद 77 सीट, जदयू 45, कांग्रेस 19, भाकपा माले 11, हम 4, माकपा 2, भाकपा 2, एआईएमआईएम 1, निर्दलीय 2, कुल 243 सीट बिहार विधानसभा में है। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए दलगत स्थिति को। पटना के 80 स्तंभ वाले सभागार में देख सकेंगे पाटलिपुत्र का इतिहास। आइए जानते हैं क्या है खबर। प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के इतिहास को जानने के लिए फिर से अध्ययन किया जाएगा। कुम्हरार भग्नावशेष में स्थित 80 स्तंभों वाला विशाल सभागार की ऐतिहासिकता को सबके सामने लाने की योजना बनाई गई है। बुलंदी बाग की मौर्यकालीन शाही इमारत को सुरक्षित कर उसे दर्शनीय बनाया जाएगा। बुलंदी बाग के अध्ययन से पटना के इतिहास में कई नए अध्याय जुड़ेंगे। इसके तहत पहले चरण में कुम्हरार और बुलंदी बाग की मौर्यकालीन शाही इमारत का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। बुलंदी बाग मुख्य रूप से विशाल पाटलिपुत्रा की खोज के लिए जाना जाता है। इसकी खुदाई से लकड़ी के तख्तों का पता चला है। उनके बारे में जाना जाता है कि यह प्राचीन पाटलिपुत्र की सुरक्षात्मक दीवारें थीं। बुलंदी बाग कभी पाटलिपुत्र में मौर्य राजवंश की शाही इमारत का हिस्सा था। 1912-13 में पुरातत्वविदों डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर की ओर से खुदाई कराई गई थी। ध्यान रखना कि यहां पर खुदाई कौन किए थे? तो ब्रेनार्ड स्पूनर
लकड़ी के तख्त से बने पंच मार्क वाले सिक्के और टेराकोटा की आकृतियां, जैसे मुस्कुराते हुए लड़के का सिर और नाचती हुई आकृति के साथ ही विभिन्न प्रकार के मोती और मोहरें मिली थी। वर्ष 1926-27 में एम घोष ने इसकी फिर से खुदाई कराई थी। तब भी कई बड़े अवशेष मिले थे। ऐसा माना जाता है कि मेगास्थनीज ने यात्रा के दौरान यह विशाल इमारत देखी थी। यह लकड़ी की दीवार से घिरी हुई थी। इसमें किए गए छेद के माध्यम से तीर छोड़े जाते रहे होंगे। तो ध्यान रखना है बुलंदी बाग। जीविका दीदी के पौधारोपण अभियान को पीएम मोदी ने सराहा। जीविका दीदियों के पौधारोपण का अनोखा अभियान एक पेड़ मां के नाम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। इस अभियान की तारीफ और सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इस वर्ष की बात करें तो अब तक 75 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। वहीं पिछले 4 साल में 4 करोड़ 26 लाख पौधारोपण जीविका द्वारा किया गया है। दिल्ली में सजा बिहार 2047 विजन का मंडप। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बना बिहार मंडप बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति का जीवंत प्रदर्शन कर रहा है। विकसित बिहार 2047 का रोडमैप सजा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने पवेलियन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कौन किए हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। बिहार के वैभव की सबसे कम उम्र में आईपीएल में एंट्री। तो ध्यान रखना है कि बिहार का जो वैभव है अभी लगातार सुर्खियों में है और इसकी एंट्री जो है आईपीएल में भी हो गई है। और ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिसको आईपीएल में खरीदा गया है। ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे। जीविका मधुबनी और भोजपुर में खुलेगी बालाहार फैक्ट्री। तो जीविका जो है मधुबनी और भोजपुर में बालाहार फैक्ट्री खोलने वाली है। इससे पहले जीविका द्वारा भागलपुर और समस्तीपुर में भी ऐसी फैक्ट्री खोली गई है। तो भागलपुर, समस्तीपुर और अब मधुबनी और फिर भोजपुर। परिमार्जन प्लस ऐप। ध्यान रखना है कि परिमार्जन प्लस ऐप क्या है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। नशा मुक्ति दिवस। तो बिहार ने नशा मुक्ति दिवस कब मनाया है? तो 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाता है बिहार। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां बन रहा है? पटना में बन रहा है। ध्यान रखना है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कहां हो रहा है? तो पटना में। मैथिली और संस्कृत में भी आप पढ़ सकेंगे संविधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवादों का अनावरण किया है। तो बिहार के लिए महत्वपूर्ण है कि मैथिली में भी अनुवाद कर दिया गया है हमारे संविधान का। राष्ट्रपति ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया है। सूबे में 12 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को मिली स्वीकृति। तो बिहार में 12 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेंगे, इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। राज्य में एथेनॉल भंडारण की क्षमता की बात करें तो 56.5 लीटर है। राज्य में एथेनॉल भंडारण की क्षमता 56.5 लीटर है। नशा मुक्त बिहार के लिए दौड़ेगी साइना नेहवाल। बिहार में नशा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैराथन में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी दौड़ेंगे। मैराथन का आयोजन 1 दिसंबर से पटना में होगा। तो ध्यान रखना है कि मैराथन का आयोजन 1 दिसंबर को पटना में होगा और इसमें साइना नेहवाल जो है पार्टिसिपेट करने वाली है। अमित राज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे। किलकारी बाल भवन के नाटक विद्या के अमित राज का चयन क्रिएटिव माइंड्स 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किया गया है। तो ध्यान रखना है कि अमित राज का संबंध बिहार से है, जिसका चयन जो है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए हुआ है। पूरे भारत से कुल 100 युवा प्रतिभाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें अमित राज भी शामिल है। बिहार मंडप और विकसित बिहार की प्रदर्शनी को स्वर्ण पदक। बहुत महत्वपूर्ण खबर है यह। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शानदार प्रदर्शनी के लिए बिहार पवेलियन ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में पवेलियन के नोडल अधिकारी निखिल धनराज निपानीकर को यह मेडल दिया गया है। आयोजन के साझेदार रहे बिहार को
यूपी के साथ यह पुरस्कार मिला है, तो बिहार को यूपी के साथ पुरस्कार मिला है। गौरतलब है कि ट्रेड फेयर में बिहार मंडप को 7वीं बार गोल्ड मिला है। ध्यान रखना कि बिहार को जो है 7वीं बार गोल्ड मिला है। इससे पहले वर्ष 21 में स्वर्ण पदक मिला था। मेडल जीतने पर खुशी जाहिर करते हुए वंदना प्रेयसी ने कहा कि हम 2047 तक बिहार को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए बिहार का हुआ चयन, यह भी महत्वपूर्ण है। बिहार को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। इसे खेल को बढ़ावा देने के मामले में तेजी से उभरते राज्य वाले कैटेगरी में पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। यह पुरस्कार बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डीजी रविंद्रन शंकरन को मिलेगा। इस संबंध में 30 नवंबर को दिल्ली में आयोजित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 कार्यक्रम में श्री शंकरन को पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह दिल्ली में फिक्की के फेडरेशन हाउस में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए बिहार का चयन हुआ है। बिहार में 7 वर्षों में आए 21.21 करोड़ पर्यटक। बिहार में पिछले 7 वर्षों में 21.21 करोड़ पर्यटक बिहार घूमने आए हैं। इसमें 35.92 लाख विदेशी पर्यटक हैं। 35.92 लाख। सबसे अधिक पर्यटक की बात करें तो 2023 में 8,21,32,277 पर्यटक आए हैं। तो लगभग 8,21 लाख पर्यटक 2023 में आए हैं, जो सबसे अधिक है। कृषि मेले में 100 से अधिक यंत्र शामिल होंगे। तो पटना में कृषि मेले का आयोजन हो रहा है। तो नाम है एग्रो बिहार 2024। का आयोजन कहां हो रहा है? तो यह पटना में आयोजित होने जा रहा है, गांधी मैदान में। मोरवे और आंजन जलाशय में भी पहुंचेगा गंगा जल। आइए बदुआ और खड़गपुर में काम शुरू कर दिया गया है। मोरवे 3 अन्य जलाशय मोरवे, बांसकुंड और आंजन में डीपीआर तैयार की जा रही है। तो सभी जलाशय को कहां पर कौन जलाशय, इसको याद रखना है। दक्षिण बिहार में 22 जलाशय हैं। जमुई के सोना प्रखंड में बनने वाले वनवार जलाशय, तो ध्यान रखना है कि वनवार जलाशय कहां पर है? तो जमुई के सोना प्रखंड में वनवार जलाशय, वनवार नहीं है सॉरी, वरनार जलाशय है। वरनार जलाशय जमुई के सोना प्रखंड में। बिहार सरकार ने एक नीति लाया है इन्फ्लुएंसर के लिए। बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया 2024। ध्यान रखेंगे नीति कब आई है? तो 2024 में आई है और यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की नीति है। बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति। राजीव नगर देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना। पटना का राजीव नगर थाना देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना बना है। वही बिहार के नंबर 1 थाने में शुमार कर दिया गया है। केंद्र गृह मंत्रालय की रैंकिंग 2024 में राजीव नगर थाने का चयन किया गया है। वहीं बात करें पहले स्थान पर, तो तेलंगाना के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। ऑल इंडिया इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। तो ध्यान रखना है कि बिहार शरीफ कल्याण बिघा शूटिंग रेंज में शुक्रवार को 26वीं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आगाज किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना, उद्घाटन कौन किया? श्रेयसी सिंह। यह खेल कहां पर आयोजित हो रहा है? तो कल्याण बिघा बिहार शरीफ में। यह नवंबर माह के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना थी, जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और 17वीं बीपीएससी में भी यहां आने की क्वेश्चन की संभावनाएं हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। इससे पहले जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का भी करंट अफेयर्स वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, जाके जरूर देखिए। और बिहार के सभी 38 जिलों का भी करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया, उसे भी देखिए। और 17वीं बीपीएससी से यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।